जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आप साथी जानते हैं कि मैं आपको भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी की क्लास उपलब्ध कराता हूं और उस भारतीय संविधान की क्लासेस में मैंने आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कराया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से। संविधान सभा से मैंने आपको अपनी अंतिम क्लास में बताया या प्रीवियस क्लासों में बताया कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या थी संविधान सभा और इसकी मांग कैसे पैदा हुई, किस प्रकार चली। और अंत में मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि जिस प्रकार जी ऑस्टिन ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि संविधान सभा कुछ एक या यूं कहूं कि एक दलीय व्यवस्था थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। हाँ, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अधिक था क्योंकि वह एक सबसे बड़ा या इकलौता दल था जो भारतीय स्वाधीनता सेनानी के रूप में उस वक्त मौजूद था। लेकिन वहाँ संविधान सभा में सामान्य वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से, सिख वर्ग से, एंग्लो इंडियन, पारसी समुदाय, महिला सदस्य, SC ST, हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व मौजूद था। तो ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों मैं बात करूंगा संविधान सभा की कार्यप्रणाली की। और इस बात को आरंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे क्लास के साथ अंत तक बने रहें। बेहद ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा की कार्य प्रणाली को लेकर। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा की कार्य प्रणाली से पहले मतलब हम आपको बताते हैं कि संविधान में हम आज जो कुछ भी देखते हैं, संविधान में आज हम जो कुछ भी देखते हैं, अनुच्छेद, भाग, जो भी, या संविधान में हमने कहीं से भी कुछ भी लिया, वो ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिया, उठा लिया और रख दिया। नहीं नहीं, संविधान में जो कुछ भी है वो व्यापक चर्चा, परिचर्चा का परिणाम है। हर मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा हुई, हर मुद्दे पर एक समिति बनाई गई और उसने उस पर एक व्यापक और विस्तृत चर्चा की और तब जाके भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। साथ ही एक और बात आप लोगों के दिमाग में एक बात होगा कि क्या ये संविधान सभा की कार्यप्रणाली जो थी वो केवल संविधान का निर्माण करने के लिए थी। तो इस कार्य प्रणाली को बताने से पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि संविधान सभा का दो उद्देश्य थे, संविधान सभा के दो कार्य थे। इस बात को बताने से पहले एक और बात बता देता हूं कि संविधान सभा के कार्य क्या थे। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के दो बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य थे। हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली एक कार्य को जानते हैं और उसी को सही मानते हुए आगे बढ़ते हैं। वो दो महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? वो दो महत्वपूर्ण कार्य थे, संविधान निर्माण करना और देश के लिए विधायिका के रूप में कार्य करना। क्या कार्य थे? दो महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान। लेकिन हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं 1947 में हम आजाद हो गए, संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 को, लागू हुआ 51 में। तो क्या जब तक संविधान नहीं था तब तक कोई विधायिका नहीं थी? क्योंकि पहला चुनाव 1951 में हो रहा है। तो क्या 1951 तक देश ऐसे ही चल रहा था? नहीं, उस देश को चला रही थी संविधान सभा। तो ये एक और महत्वपूर्ण कार्य था, जो कार्य था देश की विधायिका के रूप में, जिसको हम पढ़ना, लिखना और जानना भूल जाते हैं। दूसरा कार्य क्या कर रही थी? विधायिका के रूप। दूसरा कार्य क्या कर रही थी? देश के लिए आम कानून लागू करना, यानी कि जनरल लॉ थे, जिससे कि देश व्यवस्थित रूप से चल सके। क्या काम था? देश के लिए आम कानून लागू करना।
देश के लिए आम भाई ये पॉसिबल नहीं था ना कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक देश चलेगा नहीं। कानून व्यवस्था तो आवश्यकता थी ना, वो आवश्यक थी तो विधायिका के रूप में भी संविधान सभा कार्य कर रही थी। और इन दोनों कार्यों के लिए, इन दोनों कार्यों के लिए अलग अलग दिन बैठक का प्रावधान था। यानी कि इन दोनों कामों के लिए अलग अलग दिन बैठक हुआ करती थी, एक ही दिन में नहीं होते थे। एक दिन अगर स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की बैठक हो रही है तो उस दिन केवल संविधान को लेकर चर्चा परिचर्चा होगी, लेकिन अगर अगले दिन विधायिका के रूप में बैठी है तो वो संविधान सभा केवल और केवल विधायिका के रूप में काम कर रही होगी। जब अब ये बैठक जो अलग अलग हो रही हैं, तो मेरे दोस्तों जब बैठक संविधान सभा के रूप में या सभा की बैठक संविधान सभा या संविधान के निर्मात्री के रूप में थी, यानी कि बैठक कैसे रूप में, बैठक संविधान निर्मात्री के रूप में थी या संविधान के निर्माण कार्य के रूप में थी, तो इस बैठक की अध्यक्षता करते थे, इस बैठक के अध्यक्ष हुआ करते थे, हम सभी लोग जानते हैं, मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब जब सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती, जब बैठक किस रूप में होती, विधायिका के रूप में होती, तब इस बैठक की अध्यक्षता किया करते थे, तब इस बैठक के अध्यक्ष हुआ करते थे, आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर। तो इस तरीके से इस संविधान सभा, ये संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी थी। क्या थी, क्या थी, इस तरह से मैं कह सकता हूं क्या कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी थी। पहली क्या थी, संसद भी थी, तो ये याद रखेंगे। तो अब मैंने क्या बताया, संविधान सभा किस रूप में कार्य कर रही थी, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के रूप में। दूसरा कार्य क्या थी, विधायिका के रूप में। लेकिन जब संविधान निर्माण कर रही होती थी, संविधान निर्मात्री के रूप में काम करती तो अध्यक्ष होते मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वहीं जब विधायिका के रूप में काम करती तो अध्यक्षता करते जी.वी. मावलंकर साहब। और इस तरह से मैं कह सकता हूं कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली क्या थी, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। अब इसके बाद अब बात करूंगा कि किस प्रकार संविधान निर्मात्री के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया। तो अगली बात होगी कार्य प्रणाली में। तो मैं बात कर रहा था संविधान सभा की कार्य प्रणाली, किसकी बात कर रहा था, कार्य प्रणाली की। ये बात बता चुका था कि कार्य प्रणाली क्या है। कार्य प्रणाली संविधान सभा के रूप में, संविधान एक दिन का परिणाम नहीं है, संविधान कहीं से ले कर रख देने भर का परिणाम नहीं है। संविधान, भारतीय संविधान व्यापक चर्चा परिचर्चाओं का परिणाम है। सब भारतीय संविधान ने दूसरों की गलतियों से सीखकर एक बेहतर संविधान बनाने का कार्य किया। तो भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली को आज जानते हैं और इस कार्य प्रणाली को आरंभ करते हैं। तो हम सभी साथी जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई, हम सभी साथी जानते हैं कि इस सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946
1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को इस सभा की पहली बैठक हुई और इसके बाद ये सभा आगे चलना स्टार्ट हुई। इस बात को बताने से पहले एक बात, इस पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया, यानी कि इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, इसलिए बैठक में केवल और केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। तो महत्वपूर्ण बात क्या है यहां से, मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया। तो जिन्ना ये तय कर चुके थे संविधान सभा के रिजल्ट के बाद ही कि अब भारत के साथ रहना उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बेहतर नहीं होगा, जिन्ना ये तय कर चुके थे कि अब अगर भारत का विभाजन होगा तो ही उनकी राजनीति जिंदा रह पाएगी, तो भारत का विभाजन एक दिन का परिणाम नहीं था, उसकी नींव तो कई वर्षों पहले रखी जा चुकी थी। तो मैंने क्या कहा, मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया, इसलिए बैठक में सिर्फ 211 सदस्यों ने तो संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक में कितने सदस्य भाग लिए थे, 211 सदस्य भाग लिए थे। यहां तक की बात समझ में आई। अब अगली बात, हम सभी लोग इस बात को बार बार पढ़ते हैं कि जब संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक हुई तो सर्वसम्मति से सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का अध्यक्ष चुना। लेकिन इसके पीछे का एक कारण था, एक लॉजिक था, उस लॉजिक को भी जानेंगे। वो लॉजिक ये था कि हम लोग जानते हैं कि भारत में संविधान सभा का जो विचार है वो फ्रांस से प्राप्त हुआ, और जब फ्रांस में संविधान सभा गठित हुई थी तो ये परंपरा थी एक व्यक्ति को मान देने की कि ये यहाँ के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो सबसे पहला कार्य इनके नाम से आरंभ करते हैं और उसके बाद एक युवा को इस पद को दे दिया जाएगा और वो युवा इसको आगे लेकर जाएगा। तो इसी परंपरा का भारत ने भी क्या किया, उपयोग किया, और भारत इसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ा। तो सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य, सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। क्यों क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हमने इस मामले में किसका अनुसरण किया, फ्रांस का अनुसरण किया। किसका अनुसरण किया इस मामले में हमने, किसका अनुसरण किया इस मामले में हमने अनुसरण किया बेटा फ्रांस का। क्योंकि परंपराएं कहती है ना कि घर के बुजुर्ग को सबसे पहले उस पद पर उस चीज के लिए सुशोभित किया जाता है, फिर अन्य व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है और उस जिम्मेदारी को लेकर वो व्यक्ति आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, क्या बताया था कि कल की क्लास में कि मुस्लिम लीग को केवल और केवल 73 सीट प्राप्त हुई, वहीं कांग्रेस को 208। तो मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई और कांग्रेस को 208। तो मुस्लिम लीग ये जान चुका था कि अब, जिन्ना ये जान चुका था कि अब भारत के साथ रहने से उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। इन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की जिद थी भारत का विभाजन। आगे की बात करता हूं, पहली बैठक जब हुई मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, संविधान के निर्माण में मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं ली और इसके साथ इसमें केवल 211 सदस्य भागीदार बने और सबसे पहली बैठक में इसके वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाने का कारण था उनकी वरिष्ठता, सभा के सबसे बुजुर्ग होने के नाते। आगे की बात अगर मैं करूं
तो इस सभा की द्वितीय बैठक जब हुई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और यहां से अब संविधान सभा अपने स्थायी रूप में कार्य करना स्टार्ट करेगी। द्वितीय बैठक और इस द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना? स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुनने के साथ साथ इस बैठक में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए। इस बैठक में क्या और हुआ? इस बैठक में हुआ संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए और वो 2 उपाध्यक्ष थे, यानी कि अब अध्यक्ष की सहायता के लिए 2 व्यक्तियों को और चुना गया और वो 2 व्यक्ति थे एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे? कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी। इन 2 व्यक्तियों को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं वहीं इस द्वितीय बैठक में संविधान सभा में एक संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति हुई। इसकी नियुक्ति हुई एक मिनट का वेट दीजिएगा। चलिए कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा था? एक संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति भी यहां हुई। और वो संवैधानिक सलाहकार का नाम था वी.एन. राव। वी.एन. राव। अब इस देश का दुर्भाग्य ये है कि या तो लोग डॉक्टर अंबेडकर को या राजेंद्र प्रसाद को या राव को, किसी व्यक्ति विशेष को ये योगदान दे देते हैं या ये कह देते हैं कि इन्हीं का देन था भारत का संविधान का निर्माण, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर वी.एन. राव की नियुक्ति की गई। डॉक्टर वी.एन. राव क्या थे? डॉक्टर वी.एन. राव एक जुडिशरी के ज्ञाता थे, इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और डॉक्टर वी.एन. राव वो पहले व्यक्ति हैं जब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश भी हैं। यानी कि डॉक्टर वी.एन. राव के बारे में अगर एक और फैक्ट दूं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश। तो आप देख रहे हैं कि पहली बैठक में केवल और केवल एक औपचारिकता पूरी की गई। दूसरी बैठक से संविधान सभा ने कार्य करना स्टार्ट किया। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में, इनको 2 उपाध्यक्ष दिए गए सहयोग के लिए। एक नाम था एस.सी. मुखर्जी, दूसरा नाम था कृष्णामाचारी। वहीं एक संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति भी की गई जिसका नाम था वी.एन. राव। और इस तरीके से ये दूसरी बैठक के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल
नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। इसकी स्वीकार होने के बाद अब कार्य स्टार्ट हो चुके हैं। बात करता हूं संविधान सभा की प्रमुख सम्मतियों की। तो अगली महत्वपूर्ण बात होगी संविधान सभा की प्रमुख समितियां जिन्हें एग्जामिनर पूछ लेता है। तो एग्जाम के ओरिएंटेड समितियों की बात करूंगा, संविधान सभा की प्रमुख समितियों की बात करूंगा, तो पहली जो समिति है संघ संविधान समिति। संघ संविधान संघ संविधान समिति और इसके साथ संघ शक्ति समिति। बात क्यों कर रहा हूं दो समितियों की एक साथ? क्योंकि इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल। इसके बाद अगली समिति जो है राज्य समझौता समिति। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? इसके अध्यक्ष भी कौन थे? नेहरू थे। राज्य समझौता समिति। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगली समिति है राज्य या प्रांत संविधान समिति। राज्य प्रांत संविधान राज्य प्रांत संविधान समिति। और इसके साथ एक और समिति की बात करूंगा, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इन दोनों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की दो उप समितियां भी थीं, यानी कि इसकी दो उप समितियां बनी। दो उप समितियां जिनका नाम था, पहली थी मूल अधिकार संबंधी समिति। पहली थी मूल अधिकार संबंधी समिति। मूल अधिकार संबंधी समिति या मूल अधिकार संबंधी उपसमिति उप समिति। इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपणाली। इसके अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी साहब। और वहीं दूसरी थी अल्पसंख्यकों पर उपसमिति,
दूसरी थी अल्प संख्यकों पर उप समिति, इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। ये महत्वपूर्ण बता रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में ये समितियां पूछी गई हैं, केवल उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गई। आगे की बात करता हूं, आगे और समितियों की बात करता हूं। अगली समिति झंडा समिति। बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और समिति कार्य संचालन समिति। ठीक है, अगली समिति कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, कार्य संचालन समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो ये संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी। आगे की बात करता हूं। आगे की बात है संवैधानिक सलाहकार वी एन राव ने संवैधानिक सलाहकार वी एन राव ने अक्टूबर 1947 को इस बात को बताता हूं। अभी तक हमने समिति जानी, संविधान सभा के कार्य पर लौट रहे, संवैधानिक सलाहकार बन चुके थे, समितियां बन चुकी थी, तो काम भी हो रहा होगा, उद्देश्य प्रस्ताव आ गया था। और उसके बाद अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप पेश किया डॉक्टर बी एन राव ने। 1947 क्या किया, ध्यान से देखिएगा। संविधान का पहला प्रारूप पेश किया। यह संविधान का पहला प्रारूप था कैसा? यह संविधान का पहला प्रारूप था कैसा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का पहले प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद। इस पहले प्रारूप में क्या था? इसमें कुल 243 अनुच्छेद, कुल 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। 13 अनुसूचियां। तो डॉक्टर बी एन राव ने एक प्रारूप पेश किया जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। और इस प्रारूप पर विचार हेतु, या यूं कहूं कि इस प्रारूप को विचार हेतु प्रारूप समिति को भेजा गया। क्या कहा? इस प्रारूप पर विचार हेतु इसे प्रारूप समिति को भेजा। ठीक है जी। तो अकेले बी एन राव नहीं थे, बी एन राव अध्यक्ष थे, संवैधानिक सलाहकार थे, तो उन्होंने इसको पेश किया था। करने वाले लोग बहुत थे, जैसे कि अकेले डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी नहीं थे। अब इस प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को, इस प्रारूप समिति ने क्या किया? इस प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत किया। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत किया।
विचार प्रस्तुत। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि हमने संविधान का निर्माण कर रहे हैं, संविधान सभा बन रही है, तो हर एक को एक अपना काम दिया, संवैधानिक सलाहकार के रूप में लोग रहे। तो हमने बहुत सारे संविधानों का, बहुत सारी जगह चीजों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक प्रारूप बनाकर सौंपा गया कि भाई ये प्रारूप कुछ इस तरीके का होगा। और उस प्रारूप पर डिस्कशन के लिए, उसको जानने के लिए एक समिति और बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। और उस प्रारूप समिति ने फिर इस पर विचार किया और 1948 यानी कि अक्टूबर में पेश आया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने के लंबे विचार के बाद प्रारूप समिति ने अपना विचार संविधान सभा के समक्ष रखा और इस विचार में उन्होंने कहा कि अब संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होंगी। इनके विचार क्या था? इनका विचार था कि संविधान में 315 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, कुछ बड़े, अनुसूचियां 8 ही थी। अब जब ये प्रारूप समिति ने अपना विचार दे दिया, अब इस पर विचार विमर्श हेतु 3 वाचन की प्रक्रिया हुई, यानी कि इस पर विचार विमर्श हेतु 3 वाचन। और ये 3 वाचन किस प्रकार हुए? ये 3 वाचन हुए। पहला वाचन जो चला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, सबसे छोटा, कैसा, सबसे छोटा तो नहीं लेकिन हाँ बहुत छोटा प्रथम वाचन। टाइम पीरियड याद रखिएगा, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर, या यूं कहूं 4 से 9 नवंबर 1948। ठीक है जी। अगला जो वाचन चला, अगला जो वाचन चला, सबसे छोटा वाचन प्रथम वाचन था। द्वितीय वाचन, और ये द्वितीय वाचन की जो प्रक्रिया चली मेरे साथियों, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो ये कब तक चली? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 था सबसे लंबा वाचन था। अंतिम तृतीय वाचन जो चला 14 से 26 नवंबर 1949। 14 से 26 नवंबर 1949 था। 14 से 26 नवंबर 1949, सॉरी 1900। और हम सभी लोग जानते हैं कि इतिहास की यही तारीख थी, 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के लंबे अंतराल के बाद वो जो समय कहाँ लगा आप देख रहे हैं किस प्रकार से लगा।
इतने लंबे अंतराल के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक है, और इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करता हूँ। इसी में संविधान का लागू होना, आर्टिकल 393, इसमें कहा गया इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। मैं एक और महत्वपूर्ण जो आपके संवैधानिक प्रावधान है, संविधान का लागू होना, अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 393 कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। सॉरी, भारत का नहीं, संविधान का संक्षिप्त नाम, सॉरी। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान। तो आर्टिकल 393 इस बात को कहता है। आर्टिकल 394 इस बात को कहता है कि इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की तिथि, यानी कि अनुच्छेद 394 में क्या था, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की तिथि संविधान लागू होने की तिथि के रूप में घोषित किया गया। यानी कि आपके खुद के संवैधानिक प्रावधान थे जिसके तहत इस बात को रखा गया कि कब संविधान लागू होगा, वो तिथि भी घोषित की गई और इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को भारत का स्वयं का संविधान बनकर तैयार हो। कुछ आधारों पर कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि भारत का संविधान स्वयं का संविधान था नहीं, संप्रभु संस्था थी या नहीं। तो इस तरीके से समय समय पर इसकी आलोचनाएं भी होती रही हैं, लेकिन मैंने बता चुका हूं कि भारत का संविधान पूरी तरीके से स्वयं का संविधान था। हम भारतीयों का, क्योंकि इसमें सभी भारतीयों का क्या था, हिस्सेदारी थी। इसमें जब संविधान सभा निर्माण की गई तो उसमें SC ST, सामान्य, हिंदू, मुस्लिम सभी वर्ग का समाहित सुनिश्चित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, संविधान सभा। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो टॉपिक होगा प्रस्तावना। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बेहतर लगी होगी। ऐसी ही बेहतरीन क्लास के लिए मेरे साथ बने रहें MLD क्लासेस पर। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट, लाइक, शेयर के रूप में अपना प्यार मुझे देते रहें, उस प्यार की बेहद आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू। जय